Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning to all of Good you. morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay, fine. So just allow some students are in waiting room and then we will start today lectures. Okay, fine. So now we start today. What we have discussed in the earlier class. Hello. What we have Sir, discussed. up to EMF equation of transformer. Derivation of EMF equation in the primary side as well as the secondary side of the single phase transformer. Okay. So now let's move further and just based on those EMF equation, we can just draw the phasor diagram of the ideal transformer. Okay. So just how we can approach for drawing the phasor diagram of an ideal transformer. So have something to remember about the ideal transformer? Anyone? How we can just try to approach for drawing the phasor diagram of an ideal transformer? Anyone? किसी को ध्यान में कुछ नहीं है? कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे फॉर drawing the phasor diagram of ideal transformer? What we have derived the basic equation in the previous class for the EMF induced in the primary as well as the secondary. Okay. So what we have written the flux equation, just basic. Instantaneous value of flux equation was phi equal to phi maximum sin omega t. Nahin? And then what is the value of instantaneous value of EMF induced in the primary coil? हम लोग तो पिछले क्लास में इसको ड्राइव किए थे ना. Instantaneous value of EMF induced in the primary coil कितना था? Small E1 equal to E1 maximum sin omega t minus pi by 2. And for secondary coil के लिए क्या हम लोग टाइप किए थे? E2 equal to capital E2 maximum sin omega t minus pi by 2. ये तीनों इक्वेशन तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. Is it clear to all of you? We have derived these two equations in the last class. EMF induced in the primary as well as the secondary coil of the transformer. Anyone? ये दोनों इक्वेशन तो हम लोग ड्राइव किए थे ना पिछले क्लास में. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ये बेसिक जो तीनों इक्वेशन, इसी तीनों इक्वेशन को लेकर के हम लोग जस्ट अप्रोच करेंगे स्पेस फेजर डायग्राम एज वेल एज द टाइम फेजर डायग्राम. ओके. स्पेस फेजर डायग्राम एज वेल एज द टाइम फेजर डायग्राम. तो यहाँ पे हम लोग टाइम फेजर डायग्राम में यदि ड्रॉ करना चाहते हैं, टाइम फेजर ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? टाइम फेजर में फ्लक्स जो है वो किसको फॉलो कर रहा है? साइन ओमेगा टी को. नहीं, साइन ओमेगा टी को. तो जस्ट साइन ओमेगा टी का जो नेचर है उसी को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा फ्लक्स के लिए. यदि साइन टाइम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तीनों इक्वेशन का, तीनों इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, तो क्या होगा? जस्ट जो साइनोसॉइडल का वेव फॉर्म है, नेचुरल वेव फॉर्म, उसी को जस्ट हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. तो साइन का एट टाइम टी इक्वल टू, सपोज दैट एट टाइम टी, यहाँ पे एंगल कितना? ओमेगा टी है ना. एंगल कितना है? ओमेगा टी. यदि हम लोग ओमेगा टी कंसीडर करते हैं तो ठीक,
टाइम t इक्वल टू यदि 0 कंसीडर करना है तो टाइम t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। यदि यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पुट करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स एट टाइम t इक्वल टू 0 इज 0। And when you increase the time so that your flux value is also changes according to the sine wave. What is the actual nature of the sine wave? That is followed by this flux equation. Okay, so flux is also vary accordingly with the sine waveform. तो हम लोग यदि इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो जस्ट क्या करेंगे, एट टाइम t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स का वैल्यू 0, एट टाइम t इक्वल टू π/2 पे कितना होगा वैल्यू इसका, इनका फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? यदि यहाँ पे π/2 हम लोग रखते हैं कितना होगा वैल्यू, टाइम कीजिएगा 1 सर, साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को फ्लक्स का किस एंगल पे मिलेगा, ओमेगा t इक्वल टू 90, ओमेगा t इक्वल टू 90 डिग्री पे। ओके, तो जस्ट इसको हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, टाइम फेजर डायग्राम। नेक्स्ट यदि हम लोग ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड और प्राइमरी कॉइल के लिए यदि ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, यहाँ पे फ्लक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिला था कितना पे, 90 डिग्री पे। यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, किस एंगल पे, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए ना, तो ये तब जाकर के 90 डिग्री होगा। दैट मींस एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ईएमएफ का तुमको। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे EMF induced in the primary coil as well as in the secondary coil, you will get the maximum EMF induced of the negative value of that one. Okay, so just you have to draw the sign nature of the flux and EMF induced variation, that is known as the time phasor diagram of flux and EMF induced. Okay, so वही चीज यहाँ पे जस्ट हम लोग सेंटेंस में लिखने का एक्सप्लेन करने की कोशिश किए। फॉर ड्राइंग द फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, दैट मींस हम लोग सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फ्लक्स का एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर shown here, that is nothing but your the variation of this one. That means this is known as the time phasor diagram. Okay, see the we just vary the time. Okay, so just flux का वेरिएशन देखो, फ्लक्स का वेरिएशन जस्ट यहाँ से साइनसॉइडल, प्योर साइनसॉइडल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाई इक्वल टू फाई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, दैट मींस प्योर साइनसॉइडल। सो जस्ट ये देखो फ्लक्स का जो वेरिएशन है ये प्योर साइनसॉइडल ड्रॉ किए। ओके, व्हाट इज द एक्चुअल नेचर ऑफ द साइनसॉइडल वेवफॉर्म, जस्ट उसी को फॉलो कर रहा है फ्लक्स। ये वेरिएशन π/2 पे कितना दे रहा है फ्लक्स तुमको, साइन ओमेगा टी इक्वल टू π/2 हो जा रहा है, दैट मींस यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ओके, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सेम चीज यदि तुम यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पुट करो तो देखो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड का इक्वेशन जो वेरिएशन है, इस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, सो यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड at time t equal to 0, that will be negative value. Okay, so just इसका हम लोग वेरिएशन यहाँ पे दिखाएं, देखो at time t equal to 0 पे मैक्सिमम नेगेटिव है, that means कितना होगा E1 और E2, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ टाइम t इक्वल टू, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 वैल्यू है ना, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है, ओरिजिन है ये। ओके, इधर ओमेगा t इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना हो रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव, दैट मीन्स ये वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग को, माइनस E1 एंड E2। ओके, तो इसी के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे कि जो भी फ्लक्स का वेरिएशन होगा वो किसको फॉलो करेगा, जो हम लोग वोल्टेज साइनसॉइडल अप्लाई कर रहे थे प्राइमरी साइड में, उसके कारण जो एक्साइटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा था वो भी साइनसॉइडल, इसी साइनसॉइडल वेवफॉर्म करंट को ही फॉलो कर रहा है फ्लक्स।
That's why it is also follow the sinusoidal waveform. Okay, so this is the phasor diagram of the time phasor diagram, and this one is known as the space phasor diagram. That means the variation of flux and EMF induced in a space. Okay, यहाँ पे जो भी हम लोग दिखा रहे हैं ये किसका दिखा रहे हैं? RMS वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं. ओके, स्पेस फेजर डायग्राम में जो भी हम लोग वेरिएशन दिखा रहे हैं, इधर करंट का हो, फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस्ड का हो, सबका हम लोग क्या दिखा रहे हैं? आरएमएस वैल्यू. तो जस्ट यहाँ पे देखो, एट ओमेगा टी इक्वल टू, जस्ट फ्लक्स का हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. तो पहला हॉरिजॉन्टल जो एलोंग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग, उसको हम लोग ले रहे हैं फ्लक्स का वेरिएशन. ठीक है, फ्लक्स का वेरिएशन हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के एलोंग दिखा रहे हैं. ये फ्लक्स किसके कारण फ्लो कर रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में जो लिंकेज कर रहा है प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल को, वो ड्यू टू दी एक्साइटिंग करंट ना. हेलो, ये जिधर फ्लक्स का पाथ होगा उधर ही हम लोग को कितने दिखाना पड़ेगा, एक्साइटिंग करंट का भी दिखाना पड़ेगा. ये हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे फ्लक्स. ठीक है, उसी के अलोंग क्या होगा, उसी के पाथ को जहां पे तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो टाइम फेजर डायग्राम में, जो पाथ फ्लक्स फॉलो कर रहा है वही पाथ करंट, एक्साइटिंग करंट फ्लो कर रहा है. दैट मींस ये भी सेम फेज में होगा. ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा दोनों में. जैसे हम लोग क्या दिखाए थे, वोल्टेज instantaneous value equal to V maximum sin omega t, so current equal to current maximum equal to sin omega t and flux equal to similarly flux maximum sin omega t. तो जो भी फ्लक्स का होगा जिस एंगल पे, उसी एंगल पे एक्साइटिंग करंट का होगा. दोनों में कोई स्पेस फेजर एंगल डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है, तो दोनों को देखो सेम एक्सिस पे हम ड्रॉ किए हैं, फ्लक्स का एंड एक्साइटिंग करंट का. नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी प्राइमरी एज वेल एज दी सेकेंडरी कॉइल. तो उसका आरएमएस वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे पिछले क्लास में. ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम लोग कंसीडर कर लें कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए नंबर ऑफ टर्न्स भी यदि सेम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दोनों वाइंडिंग, बोथ वाइंडिंग, दैट मींस प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो क्या हो जाएगा, यदि दोनों वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न सेम है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, सेम होगा. सो जस्ट यहाँ पे हम वही चीज दिखाएं, जितना लेंथ हम E1 का दिखाएं उतना लेंथ हम E2 का दिखाएं, दोनों इक्वल है. ठीक है, E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल फॉर द इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए. ठीक है, तो अब जो यहाँ हम लोग फ्लक्स ड्रॉ किए, तो अब ईएमएफ इंड्यूस्ड का फेजर कहाँ पे होगा, किधर ड्रॉ करेंगे, ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इधर होगा कि इधर होगा कि इधर होगा, कैसे, किस एंगल पे, कितना एंगल पे होगा फ्लक्स से, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. पहला तो हम लोग की फ्लक्स को ड्रॉ कर लिए एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो जस्ट हम ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री पे, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस एंगल पे ड्रॉ करेंगे. सो ईएमएफ इंड्यूस्ड E1 एंड E2 किस पोजीशन पे होगा, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट एनीवन. फ्लक्स को तो हम लोग ड्रॉ कर लिए, एक्साइटिंग करंट को ड्रॉ कर लिए कि सेम फेज में रहेगा, इसको ड्रॉ कर लिए. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में किस पोजीशन पे होगा, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे. कल भी बताए थे ये चीज. फ्लक्स से ईएमएफ लैग करेगा सर. फ्लक्स से ईएमएफ लैग करेगा, दैट मींस क्या होगा, यदि लैग करेगा तो ये इतना श्योर होगा क्या कि ये पीछे ही रहेगा. नहीं, फ्लक्स के फेजर से ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो फेजर होगा वो पीछे रहेगा. ठीक है, ये हम लोग कंक्लूड कर लिए. अब कितना पीछे रहेगा, ये भी पीछे, यहाँ पर भी रहेगा तो भी पीछे है, यहाँ पर भी रहेगा तो भी पीछे है, यहाँ पर भी रहेगा तो भी पीछे है, यहाँ पर भी रहेगा तो भी पीछे है. ठीक है, आगे नहीं होगा, इतना हम लोग पता कर लिए कि लीड नहीं करेगा. ठीक है, लैग करेगा, ये पता चल गया. तो अब किस पोजीशन पे होगा, दैट मींस कितना एंगल लैग करेगा, ये कहां से पता चलेगा.
ये तो पता होना चाहिए ना, जो हम ये ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए कि कितना एंगल पे ड्रॉ लैग करेगा। सो ये कितना एंगल लैग कर रहा है अभी जो हम ड्रॉ किए हैं? सो 90। तो ये पता होना चाहिए ना हमको कि 90 कैसे लैग कर रहा है। सो जस्ट देखो, ये इक्वेशन को यदि देखोगे तुम ऑब्जर्व कर लोगे, ये इक्वेशन और फ्लक्स का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में फ्लक्स का इक्वेशन लिखा है ना, इक्वेशन नंबर 1 में I've written the value of flux. So what is the equation of that one? Flux equal to flux maximum sin omega t and E1 equal to E maximum sin omega t minus pi by 2. तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कितना लैग कर रहा है? यही तो एंगल दिया हुआ है, sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से लैग कर रहा है ना। ये जो एंगल हम लोग इक्वेशन जो हम लोग कल ड्राइव किए थे, ये इक्वेशन आया था ना, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों इक्वेशन में? सिर्फ पाई बाय 2 का ना, तो वही पाई बाय 2 दैट मींस sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 दैट मींस इसी माइनस के कारण क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो फ्लक्स को लैग कर रहा है। अब कितना लैग कर रहा है, ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कितना लैग कर रहा है ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पाई बाय 2। दैट मींस क्या होगा, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल वो फ्लक्स को 90 डिग्री से लैग करेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड को 90 डिग्री लैग करके दिखाएं फ्लक्स से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अप टू दिस पॉइंट? ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए दिखाए हैं आरएमएस में, ये 90 डिग्री लैग इस इक्वेशन से हम शो किए हैं। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? कितना एंगल क्लियर हो, कितना एंगल पे होगा? सो यस सर। नेक्स्ट क्या है, क्या सप्लाई वोल्टेज V1 को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट सप्लाई वोल्टेज V1 को ड्रॉप करना है। कोई भी ड्रॉप हम लोग रेजिस्टेंस के आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करें, इसलिए कोई भी वोल्टेज रेजिस्टेंस में वाइंडिंग में कोई भी ड्रॉप हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल एज्यूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को सप्लाई वोल्टेज V1 को ड्रॉ करना है। तो सप्लाई वोल्टेज V1 कितना होगा? सप्लाई वोल्टेज V1 देखो लास्ट क्लास में भी हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन किए थे कि अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ कि V1 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। ये सेंटेंस किसी को यदि ध्यान में होगा तो हम प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किए थे कि जो भी हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल में वो कितना होगा, यदि कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं हो रहा है, यदि रेजिस्टेंस हम लोग उस वाइंडिंग का नेग्लिजिबल कर दिए हैं, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट टू दैट द सप्लाई वोल्टेज। तो यदि E1 इधर है, E1 यदि इधर है तो E2 किधर, माइनस E1 किधर होगा, इसके अपोजिट में होगा, माइनस E1 इसके अपोजिट में होगा। तो वही इसी के अपोजिट में हम कितना दिखा दिए, V1 इक्वल टू माइनस E1, माइनस E1 के इक्वल होगा कितना, V1। सो दिस इज द कंप्लीट स्पेस फेजर डायग्राम ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे सेंटेंस में तुम लोग को लिखना है, जो भी यहाँ पे हम कुछ लिख चुके हैं, और जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना चीज बोले हैं उसको तुम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो। ठीक है, so is it clear to all of you time phasor diagram or a space phasor diagram of ideal transformer? Or if have any doubt, please ask. Otherwise, when we move towards the load condition of the transformer, then some more component added and more complexity will be find out in the phasor diagram. So just here you may find out very simple, just you have to draw the flux and EMF induced and the exciting current. But when you are going to consider the load condition, then you may find out further more components, so that space phasor diagram you may find out more complex if you are not able to understand the basic concept of the EMF induced and flux. Okay, so just यदि क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज किसी को भी यदि कोई डाउट है टाइम फेजर डायग्राम और स्पेस फेजर डायग्राम तभी तुम लोग पूछ सकते हो, या फिर मूव करें लोड कंडीशन के लिए।
हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Okay. So just we move towards the load condition. Same चीज. Okay. सेम चीज आइडियल ट्रांसफार्मर ही यदि कंसीडर करें, बट लोड कंडीशन अभी भी हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर में मूव नहीं कर रहे हैं। इसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये स्पेस फेजर डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ किए थे, ये क्या था? नो लोड कंडीशन के लिए था। अब यदि लोड कंडीशन के लिए ड्रॉ करते हैं, लोड कंडीशन एज्यूम करते हैं, तो कल जो सिस्टमैटिक डायग्राम हम शो किए थे उसमें देखा होगा कि सेकेंडरी साइड जो है ओपन सर्किट था, नहीं, सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं था। तो लोड यदि कनेक्ट करना है तो उधर हम लोग सेकेंडरी साइड में क्या करना पड़ेगा? एक स्विच प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उस स्विच के थ्रू हम लोग क्या करना पड़ेगा? एक लोड कनेक्ट कर देंगे। लोड कनेक्ट कर देंगे, उसका जो भी इंपीडेंस होगा उसको हम लोग पैरेलली सेकेंडरी साइड हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज योर सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द लोड कंडीशन। ओके, तो यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कल दिखाए थे। ये टोटल पार्ट हम लोग कल डिस्कस किए थे ना, नो लोड कंडीशन के लिए। यहाँ पे जस्ट ऐड क्या कर रहे हैं? लोड। ओके, तो यदि लोड ऐड कर रहे हैं एक स्विच के थ्रू, तो अब क्या होगा? ये जो होगा इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें कैपिटल V2 से, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लोड। ओके, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लोड। तो अब ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जितना भी हम एक्सप्लेन किए थे, तो टोटल चीज को यहां से भी हम लोग सेम वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहां पर भी हम लोग सेम चीज इस सिस्टमैटिक डायग्राम से भी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे क्या होगा? जब स्विच यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? स्विच यदि कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? नहीं बोल रहा है कोई। स्विच यदि कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? टोटल पोलैरिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा वोल्टेज का। यहाँ पे स्विच यदि कनेक्ट करेंगे तो ये क्लोज पाथ प्रोवाइड हो जाएगा ना सेकेंडरी साइड में। क्लोज पाथ प्रोवाइड जैसे ही होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस तो ऑलरेडी हो चुका है। E2 जो था वो पहले ही ईएमएफ इंड्यूस हो चुका था नो लोड कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लोज पाथ प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो अब जस्ट यहाँ पे पोलैरिटी दिखाया गया, तो जस्ट पोलैरिटी तुम लोग सेम वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट क्या किए थे? V1 इक्वल टू माइनस E1। सो ये क्या होगा? सपोज करो कि ये टर्मिनल B और C दिखाया गया है क्रॉसपोंडिंग टू ये M और N दिखाया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से वाइंडिंग किया गया है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, तो फ्लक्स के डायरेक्शन के अनुसार से ही तुमको शो करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो फ्लक्स का डायरेक्शन प्राइमरी साइड में फ्लक्स इधर से फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए कि ये प्राइमरी साइड जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ईएमएफ उसको अपोज करेगा। तो इसको अपोज करने के लिए क्या होगा? यदि इसको तुम लोग एक क्लोज पाथ एज्यूम करो, तो इसमें हम लोग यदि केवीएल का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा? केवीएल का इक्वेशन क्या होगा? ये टर्मिनल के लिए ए, बी और सी और डी के लिए यदि हम लोग केवीएल लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहां से स्टार्ट यदि करते तो V1 इक्वल V1 कितना हो जाएगा? V1 इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस ऑफ E1। तो यहाँ पे क्या, यदि यहाँ से माइनस टू माइनस जा रहे थे, V1 लिख रहे हैं इसको प्लस टू माइनस जा रहे हो, तो इसको यदि सर्किट थ्योरी से लिख रहे हो, सर्किट थ्योरी से लिख रहे हो तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस E1, चूंकि V1 माइनस E1 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे दैट मीन्स इस ईएमएफ इंड्यूस्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्लक्स प्रोड्यूस का डायरेक्शन किस तरह से होना चाहिए? ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये टर्मिनल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए।
अब जैसे ही ये फ्लक्स का डायरेक्शन ये फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अब जैसे सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो इसका एमएमएफ क्या होगा? सेकेंडरी साइड का एमएमएफ आई नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना? N2, एंड करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन से होना चाहिए कि इसमें देखो जो इसके कारण एमएमएफ हो रहा है, ये इसको मेन जो फ्लक्स है उसको अपोज करना चाहिए। तो इसको अपोज करने के लिए इसका जो म्यूचुअल फ्लक्स एमएमएफ होगा, इस एमएमएफ के कारण जो फ्लक्स होगा वो इसको अपोज करना चाहिए। थी इसको अपोज करने के लिए ये टर्मिनल जो है तुम्हारा एन पॉजिटिव होना चाहिए, इधर से करंट निकलना चाहिए और इधर एन के थ्रू इंटर करना चाहिए, ठीक है। देखो वाइंडिंग का ये जो ये सिंबल दिखाया गया है, वाइंडिंग का जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, उस तरीका से दिखाया गया। तो ये यदि ये एक्चुअली फ्लक्स का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो राइट हैंड का थंब्स रूल जो है उसके क्रॉसपोंडिंग तुम लोग फ्लक्स का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो जस्ट देखो, तो इसके लिए अपोज करने के लिए क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, तब ये जो एमएमएफ होगा प्रोड्यूस, वो इसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी के कारण, वो इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है, वो इसको अपोज करेगा। तो अब यदि इसको अपोज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये मेन जो फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स, कोर फ्लक्स, वो क्या होगा? रिड्यूस करेगा। ये फ्लक्स इधर से फ्लो कर रहा है और इसके कारण जो है फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस कर देगा। अब यदि इसको रिड्यूस करता है और यदि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज दिए हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दैट मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो रहा है वो कांस्टेंट है। यदि ये कांस्टेंट है, दैट मींस ये कांस्टेंट कब रहेगा? ईएमएफ यदि ये म्यूचुअल फ्लक्स फाई जो कोर में फ्लो कर रहा है ये यदि कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये यदि कांस्टेंट होगा तभी ये तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड कांस्टेंट रहेगा। इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को इसको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितना इधर से फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था उतना ज्यादा इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, उतना ज्यादा इधर से करंट ड्रॉ करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स ज्यादा देखिए प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट विल बी न्यूट्रलाइज ड्यू टू दिस flux produced by the secondary coil. So is it clear to all of you what happens here? ये यदि पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा तो हर कंपोनेंट का तुम लोग फंक्शन और हर कंपोनेंट का पोलैरिटी किस पॉइंट पे क्या होगा ये तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो यदि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कोई भी पॉइंट, क्योंकि इसी के आधार पे हम फिर नया इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो I2 करंट हम लोग कंसीडर करें, ये एक्चुअली क्या करेगा कि ये मेन फ्लक्स को रिड्यूस करेगा। मेन फ्लक्स को रिड्यूस हम लोग को करना नहीं है, तो करना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? मोर फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मोर फ्लक्स यदि प्रोड्यूस करना पड़ेगा दैट मीन्स मोर करंट वी हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द प्राइमरी साइड और supply side. Okay, so that will be represented by the some another component that means I1 prime. Okay, I1 prime, यदि I1 prime is nothing but the equivalent to the I2 of the secondary side. Okay, तो यहाँ पे दोनों एमएमएफ को इक्वल देखिए न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइमरी साइड में कितना एमएमएफ प्रोड्यूस और ज्यादा करना पड़ेगा हम लोग को? सेकेंडरी साइड में एमएमएफ कितना हो रहा है? हेलो, 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 कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड एमएमएफ कितना होगा? एमएमएफ इक्वल टू क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लो इन दैट कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितना हो रहा है? N2, और करंट फ्लो क्या कर रहा है? I2. सो सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी एमएमएफ इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? N2 इंटू I2। N2 इंटू I2। just N2 into I2। ओके, तो इतना ज्यादा हम लोग को प्राइमरी साइड में मोर एमएमएफ ड्रॉ करना है। तो प्राइमरी साइड में करंट क्या है? I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? इक्विवेलेंट टू N1। तो यहाँ पे सेकेंडरी साइड का जो कंपनसेट करेगा एमएमएफ को, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? I1 डैश अनदर करंट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जो कि इक्विवेलेंट टू I2 है, I1 डैश इंटू N1। ओके, तो compensating MMF in primary side इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम रहेगा ना, N1। अब ज्यादा करंट होगा ना, वो करंट इक्विवेलेंट टू हम लोग लिख रहे हैं I1 डैश। ओके, दैट मींस I1 डैश। जब लोड नहीं था तो कितना ड्रॉ कर रहा था करंट प्राइमरी साइड में? एट नो लोड कंडीशन पे करंट कितना ड्रॉ कर रहा था? इसका कोई ध्यान में नहीं है। एक्साइटिंग करंट ना, एक्साइटिंग करंट आई जब लोड नहीं था। तो अब जब लोड कनेक्ट हो रहा है तो सेकेंडरी साइड कंपोनेंट I2 को कंपनसेट करने के लिए ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करें किसे? I1 डैश से। तो I1 डैश से यदि रिप्रेजेंट करें तो एमएमएफ इधर कितना होना चाहिए? I1 डैश इंटू N1। I1 जस्ट सिंपल है कि एमएमएफ को हम लोग को इक्वल करना है। I1 डैश इंटू N1। यहाँ पे I1 जो हम लोग कंसीडर किए हैं, तो I1 में से कौन सा कंपोनेंट रहेगा? कौन सा कंपोनेंट? एक तो एक्साइटिंग करंट I ही रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा? I2। दैट मींस I1 इक्वल टू क्या रहेगा? वेक्टर समेशन ऑफ I1 डैश I1 डैश इक्वल टू एक्साइटिंग करंट I, exciting current I, that means no load condition current
आई प्लस क्या रहेगा I2, यही ना। टोटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा I1 डैश की जगह पे एक्साइटिंग करंट प्लस लोड करंट I2, लोड करंट I2 अब यहाँ पे कितना है लोड इम्पीडेंस है, दैट मीन्स इसका कुछ लोड पावर फैक्टर होगा, तो लोड पावर फैक्टर होगा तो इसको हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लोड कंडीशन के लिए, लोड कंडीशन के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट सिमिलर टू दी नो लोड कंडीशन फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुआ, एक कंपोनेंट कौन सा ऐड हुआ I2, तो I2 यदि ऐड हुआ तो जस्ट I2 को भी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि हम लोग नो लोड कंडीशन में ड्रॉ नहीं किए हैं। ठीक है, ये एक चीज हम यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं कि जस्ट यहाँ पे लोड इंपीडेंस है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस इंडक्टेंस है, दैट मीन्स ये है कि लैग करेगा I2 जो भी वोल्टेज को लैग करेगा, तो वोल्टेज को लैग करेगा तो ये लोड के एंगल पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे लोड इंपीडेंस का जो एंगल रहेगा RL प्लस JXL, इसका जो एंगल होगा उतना ही लैग करेगा I2 फ्रॉम दी E2 से, तो जस्ट उसी एंगल पे I2 को ड्रॉ कर लेना है E2 से, बाद बाकी क्या होगा सिमिलर टू दी नो लोड कंडीशन। ये फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा कि नहीं? हेलो, लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ड्रॉ हो जाएगा? यस सर। क्या होगा बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हमको जस्ट एक्सप्लेन कर दो। नो लोड कंडीशन में जो ड्रॉ किए हैं इसमें यहां तक तो ड्रॉ करना पड़ेगा सेम चीज, यहां तक तो सेम चीज ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है लोड कंपोनेंट I2 करंट ड्रॉ करना है, तो लोड कंपोनेंट I2 करंट जो है उसको ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करना है, उसका सपोज करो कि कितना से लैग करेगा, कोई एंगल पर्टिकुलर एंगल जो भी इंपीडेंस दिया रहेगा उसे फाइंड आउट करके हम लोग पता कर सकते हैं कितना एंगल से लैग करेगा, तो कुछ आर्बिट्री एंगल पे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया I2, ये हो गया I2। अब I2 के अपोजिट में क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ये प्राइमरी साइड का कंपोनेंट है ना, ये प्राइमरी साइड का कंपोनेंट है, तो I2 के अपोजिट में लोड करंट के अपोजिट में क्या हम लोग यहाँ पे लिखे थे I1 डैश, तो वही I1 डैश इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइमरी साइड में चला जाएगा I1 डैश। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट I2 ड्रॉ कर लिया, I2 ड्रॉ कर लिया, तो I2 एंड इम्पीडेंस के थ्रू जो भी RL और XL है उसको ड्रॉ कर लेना, RL और XL, तो RL और XL यहाँ पे ड्रॉ करके E2 पे मिला देना है सिर्फ। इसको कोशिश प्रैक्टिस करना, यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो किसी को प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यदि ये कंप्लीट हो जाता है इसको कोशिश करना तुम लोग जस्ट ड्रॉ करने का लोड कंडीशन पे।